नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2019 प्राइमरी लेवल का पर्यावरणीय अध्ययन अर्थात ईबीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यूपी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए यदि आप लोग यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएँ। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ए बम्बई से थाने के बीच में, बी कलकत्ता से अलीपुर के बीच में, सी कलकत्ता से दमदम के बीच में, डी बम्बई से पुणे के बीच में। साथियों, इसका सही जवाब है बम्बई से थाने के बीच में। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच में चलाई गई थी। यह दूरी 34 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ए सोनपुर में, बी पुष्कर में, सी नासिक में, डी हरिद्वार में। साथियों, इसका सही जवाब है ए सोनपुर में, या बिहार में स्थित है। महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, यहाँ तक पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। ए 1961 में, बी 1971 में, सी 1981 में, डी 1951 में। साथियों, इसका सही जवाब है ए 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुई। ध्यान रखना, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 23 से 24, सी अनुच्छेद 25 से 28, डी अनुच्छेद 19 से 22। साथियों, इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 14 से 18। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मूल अधिकार है, हमारे मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है। 6 मूल अधिकार हैं, आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए। प्रश्न बार बार यहाँ से रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। संविधान के तीसरे भाग में, ध्यान रखना, तीसरे भाग में यह भी पूछा जाता है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये अधिकार हैं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इसकी की माना था, कुंजी माना था, संविधान का आत्मा कहा था कि संविधान का मुझसे पूछा जाए कि आत्मा क्या है तो संवैधानिक उपचारों को हम आत्मा मानेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। ए चीन, बी अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी भारत। साथियों, इसका सही जवाब है सी यूनाइटेड किंगडम। आप लोग सोच रहे होंगे भारत, लेकिन भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है, लेकिन यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम का लचीला है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। ए गर्म स्थल, बी मानसून, सी टैगा, डी टुंड्रा प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है डी टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ध्यान रखना, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। ए कंपास, बी डाउन्स, सी पेरीज, डी पंपास। साथियों, इसका सही जवाब है ए कंपास। आप लोगों को घास के मैदान और कहाँ किस प्रदेश में पाई जाती है दोनों मालूम होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपास, वेनेजुएला में लानोस। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के
आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? यह संख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है? ए उत्तरी अमेरिका, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी यूरोप। साथियों इसका सही जवाब है बी एशिया। एशिया में भारत भी आता है, चीन भी आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दो देश सबसे बड़े हैं, चीन उसके बाद भारत, तो सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक पॉइंट भी ध्यान रखना, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है। अब ये प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता है यूरोप से एशिया को कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। ये भी पॉइंट अलग होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया और यूरोप को अलग कौन सा पर्वत करता है? तो यूराल पर्वत। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, बी उत्तराखंड में, सी झारखंड में, डी थार मरुस्थल में। साथियों इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। ध्यान रखना, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड, दोनों इसका आंसर सही है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? झारखंड में। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। थार उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है जो पश्चिम में नैनीताल उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जो उत्तर प्रदेश में है जिला है जनपद तक पाई जाती है। ये हिंदू धर्म को मानती है। ये पॉइंट ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म को मानती है तथा हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो पीसीएस या अन्य एग्जामों में पूछा जाता है, या दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कौन सी जनजात दीपावली को शोक के रूप में मानती है? तो थारू जनजात। आयोग ने इसका उत्तर ए और बी दोनों माना है। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? ए झारखंड में, बी छत्तीसगढ़ में, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। साथियों इसका सही जवाब है बी छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे कौन से देश के साथ मिलकर हम लोग स्थापित किए हैं? दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, तो आप लोग ध्यान रखना। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात, ध्यान रखना, पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर बोलते हैं, अब रूस के रूप अलग हो गया है, उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है रूस है, सहायता से 1955 में। 3 पॉइंट याद रखना, कहाँ पर स्थित किया गया है, किस देश के साथ मिलकर? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ, और किस सन में? 1955 में। सन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मालूम हो तो अच्छा है। अगला प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ए विधानसभा में, बी मंत्रिमंडल में, सी पंचायती राज संस्थाओं में, डी लोकसभा में। साथियों इसका सही जवाब है सी पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मामले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, ध्यान रखना, कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जात जनजात महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष, ध्यान रखना, पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण की 1/3 से कम नहीं होगा। अगला प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ए 45, बी 50, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। साथियों इसका सही जवाब है डी 35 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी अर्थात संवैधानिक मुखिया होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। ध्यान रखना, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है या मतदान कोई नहीं करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की हैं। कौन कौन से? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, पूरा कर चुका है। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करते हुए सही कूट चुने। सूची 1 की तरफ भारतीय संघ, सूची 2 की तरफ, इसका सही जवाब, इसका आंसर देखें तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री से, राज्य राज्यपाल से, और नगर निगम मेयर से, ग्राम पंचायत सरपंच से संबंधित है।
तो अब आप लोग आंसर पे आए। भारतीय संघ प्रधानमंत्री अर्थात ए का पहला अगर देखेंगे तो सिर्फ एक में ही दिया गया है, बी में। आप यहीं से आंसर टिक कर सकते हैं, बाकी आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको अगर सभी मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, तो इस तरह से आप लोग गेस किया करें। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? ए केरल 1959 में, बी जम्मू और कश्मीर 1956 में, सी मध्य प्रदेश 1957 में, बिहार 1958 में। साथियों इसका सही जवाब है ए केरल में 1959 में 356 राष्ट्रपति शासन, जिसे बहुत ज़्यादा फेमस है, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो 1959 में सर्वप्रथम कहाँ? केरल में। पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ए गृह कर, बी चुंगी कर, सी मनोरंजन कर, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। नगर निगम भी कर लगाता है, गृह कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर। कहीं कहीं आप लोग देखते हो जगह जगह कुछ लोग खड़े रहते हैं, पैसा लेते हैं, तो वो नगर निगम द्वारा लगाया जाता है। नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। प्राय 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम बनता है। किसी शहर में अगर 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो नगर निगम बन जाएगा। हर नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसमें मेयर या महापौर कहते हैं, ध्यान रखना, चुनाव होता है। नगर निगम शहर में निजी मकान या जमीन पर गृह कर लगाती है। नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है। इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्म, ध्यान रखना, फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर भी चुंगी लगा सकती है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है कहते हैं वह है? ए पारथीनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास जिसे कहते हैं, बी एकोर्निया क्रॉसिफस जलकुम्मी, बी सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास, डी लेंटाना कैमारा। साथियों इसका सही जवाब है बी एखोनेरिया एखोर्निया क्रॉसिफस जिसे जलकुम्मी कहते हैं, सबसे ज़्यादा समस्याकारी जलीय खरपतवार है। एरखोनेरिया क्रॉसिफस जलकुम्मी पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधे रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। भारत में इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है? ए इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, बी यह प्रजनन नहीं कर सकता, सी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, डी इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। साथियों इसका सही जवाब है सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है? ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी इथाइलिन, डी ऑक्सिन। साथियों इसका सही जवाब है सी इथाइलिन। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इथाइलिन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है? ए राइजोबियम, बी क्लॉस्ट्रीडियम, बी विब्रियो, डी एजोटोबैक्टर। साथियों इसका सही जवाब है बी क्लॉस्ट्रीडियम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ई सी डीएनए, बी डीएनए, सी जेड डीएनए, डी ए डीएनए। साथियों इसका सही जवाब है बी डीएनए। वाटसन और किक ने, महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक एक पॉइंट ध्यान रखना, डीएनए की खोज किसने किया, ये भी बार बार पूछा जाता है। वाटसन और किक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब बी डीएनए कहा जाता है। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में
कौन अचल जीव का उदाहरण है? ए लीच, बी काइटिन, सी इकनस, डी यूप्लेटेला। साथियों इसका सही जवाब है डी यूप्लेटेला। कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? यूप्लेटेला। यूप्लेटेला पोरीफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसे वीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? ए वसा अम्ल, बी एमिनो अम्ल, सी विटामिन, डी ग्लूकोज। साथियों इसका सही जवाब है बी अमीनो अम्ल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पादप, ध्यान रखना, पादप अर्थात पेड़ पौधे बीज कोशिका में अनुपस्थित होता है। ए लवक, बी रिक्तिकाय, सी तारककाय, डी सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। साथियों इसका सही जवाब है सी तारककाय। ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। बाकी लवक, रिक्तिकाएं, सेल्यूलोज कोशिकाएं ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं, उपस्थित रहती हैं। तारकाय पादप कोशिका में उपस्थित रहता है या जंतु कोशिका में। ध्यान रखना, तारकाय जंतु कोशिका के केंद्रक के समीप कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह भी पूछा जाता है बार बार। तारकाय के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक को सेंट्रिओल और दूसरे को सेंट्रोफियर कहते हैं। सेंट्रोफियर कोशिका विभाजन में मदद करता है, जबकि लवक, रिक्तताएं तथा सेल्यूलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए पीयूष ग्रंथि, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी यकृत ग्रंथि, डी अग्नाशय। साथियों इसका सही जवाब है सी यकृत ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नालिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली पित्ताशय में सांद्रित एवं जमा होते हैं। यह विटामिन ए का भी, ध्यान रखना, यकृत विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है, पित्त का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? ए मोर, बी गौरैया, सी तोता, डी सारस क्रेन। साथियों इसका सही जवाब है डी सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? सारस क्रेन। या यूपी टेट 2021 में भी पूछा गया, जो पेपर रद्द हो गया था उसमें भी पूछा गया था। तो इस तरह का प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश के राज्य की प्रतीक है, देखते हैं एक बार। राज्य की पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? बारहसिंगा। राज्य की पक्षी सारस। राज्य की वृक्ष क्या है? तो अशोक। राज्य की पुष्प फ्लास। मोर हमारे देश का, अर्थात मोर हमारे देश मतलब भारत का राज्य की पक्षी है। ध्यान रखना, मोर राज्य की पक्षी कहाँ का है? भारत का, जबकि गौरैया दिल्ली का राज्य की पक्षी है। अगला प्रश्न है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ध्यान रखना, पूर्वा शब्द पूछ रहा है। जैसे कोई गांव है तो वहां पर छोटे छोटे भाग में बटे रहते हैं, पूर्वा उसे बोलते हैं। कुछ लोग जातियों के नाम से बुलाते हैं, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो। तो पूर्वा किस अधिवास में शामिल होता है? ए ग्रामीण, बी रेखी, सी नगरी, डी अपखंडित। साथियों उसका सही जवाब है ए ग्रामीण क्षेत्र में पूर्वा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ए यूराल, बी अपलेशियन, सी किलिमंजारो, डी अरावली। साथियों इसका सही जवाब है सी किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसकी व्याख्या। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। पॉइंट भी ध्यान रख लेना, किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? ए गोवा तट पे, बी बंबई तट पे, सी गंगा डेल्टा, डी कच्छ तट पे। साथियों इसका सही जवाब है बी बंबई तट पे। करीब 1-1.5 घंटा लगता है, आप नाव से जाएंगे तो। एलिफेंटा जो ताज होटल है वहाँ से नाव जाती है, तो आप लोग जा सकते हैं एलिफेंटा, कभी जाइए, वहाँ पर बहुत ही अच्छा है। एलिफेंटा द्वीप बंबई तट पर अवस्थित है। यह द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा गुफा है, जिसे चट्टानों से उकेरा गया था, चट्टानों में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर, बी 50 से 150 सेंटीमीटर, सी 70 से 100 सेंटीमीटर, डी 70 से 200 सेंटीमीटर। साथियों इसका सही जवाब है डी 70 से 200 सेंटीमीटर। जहां वर्षा होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इन वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागौन, अबूनास, शीशम, चंदन, पीपल, सातूत, अर्जुन आदि वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्बी एंगलोंग पठार विस्तार है? ए हिमालय का, बी तिब्बत का, सी सॉन पठार का, डी प्रायद्वीपीय पठार का। साथियों इसका सही जवाब है डी प्रायद्वीपीय पठार का। कॉर्बी एलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। ध्यान रखना, भारत के उत्तर पूर्वी अर्थात नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम अर्थात तमिलनाडु केरल के आसपास दक्षिण और पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर होती है। सातवें यह था यूपी टेट 2019 के पर्यावरणीय अध्ययन के 30 प्रश्न। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी और विषय पर या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। यदि आप लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, तथा वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।